शुरू करें। कुछ अच्छे अच्छे फैक्ट को हम लोग यहाँ बायोलॉजी में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका अगले का, दैट इज स्केलेटन सिस्टम का। कौन सिस्टम का? ह्यूमरस अस्थि कहां पाया जाता है? देखो कहां पाया जाता है? जांघ में, कि ऊपरी भुजा में, क्या गिर में, कि पिंडली में? क्या आंसर बताओ, कितने लोग ए नंबर के फेवर में? द राइट आंसर इज ऊपरी भुजा। आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्त मेरे? ऊपरी भुजा। जांघ में तो फीमर पाया जाता है, अग्र भुजा में अल्ना रेडियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अल्ना रेडियस। ये आपके काम का नहीं है। एक होता है जानुका हड्डी, नाम सुने हो? फीमर, जानुका हड्डी कहते हैं पटेला को। अभी घुटना में जो है ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे होता है, गोल वाला चक्री रहता है। ये बताओ कौन सा ऐसा हड्डी है जो बच्चों में नहीं पाया जाता है? बच्चों के जन्म के समय नहीं पाया जाता है। द नेम ऑफ द हड्डी इज जानुका हड्डी। कौन हड्डी? जानुका हड्डी बच्चों के जन्म के समय नहीं होता है। यह जन्म के 2 से 5 साल बाद होता है। 2 से 5 साल बाद होता है। कौन हड्डी? जानुका हड्डी। किसमें? बच्चों में। जानुका हड्डी आप कभी अपने घुटने पे देखिएगा, वो चक्री टाइप का रखा हुआ रहता है, उसी को हम लोग जानुका हड्डी या पटेला कहते हैं। जो जन्म के कितना दिन बाद? 2 से 5 साल बाद। और ह्यूमरस कहां पाया जाता है? ऊपरी भुजा में। जांघ में क्या पाया जाता है? फीमर। अग्र भुजा में क्या पाया जाता है? अल्ना रेडियस। और दूसरे जानुका हड्डी बच्चों में पाया नहीं जाता। ये कब डेवलप होता है? 2 से 5 साल बाद। अब बताओ कौन सा ऐसा ग्रंथि है जो सबसे बड़ा होता है बच्चों में? थाइमस ग्लैंड, नाम सुने हो? थाइमस ग्रंथि एंटीबॉडी जनरेट करता है। क्या जनरेट करता है? थाइमस ग्लैंड एंटीबॉडी उत्पन्न करता है। एंटीबॉडी उत्पन्न करता। और यह बच्चों में, यह बचपन में बड़ा होता है। बचपन में बड़ा होता है। यह बचपन में क्या होता है? बड़ा होता है। और ये क्या जनरेट करता है? एंटीबॉडी। इसलिए देखिएगा जवान बचपन से जवानी तक आप बीमार कम पड़ते हैं, और जैसे ही आपका 40-45 पार कर जाएगा, जो कि लगभग कर गया है, तो अब आप बीमार होना शुरू हो जाइएगा। राइट डाउन। कौन ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि। कौन ग्रंथि? जल्दी। थाइमस ग्लैंड जो है ये बच्चों में ही पाया जाता है, और जानुका हड्डी बच्चों में पाया नहीं जाता है। लिखा? थाइमस ग्रंथि एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, और यह कहां कब बड़ा होता है? बचपन में। जानुका हड्डी 2 से 5 साल तक नहीं होता, ये डेवलप होता है 2 से 5 साल तक। जांघ में क्या होता है? फीमर। ऊपरी भुजा में क्या होता है? ह्यूमरस। आग्र भुजा में क्या होता है? अल्ना रेडियस। अगला क्वेश्चन है आपका, दांतों पर जमी परत बनी होती है केवल भोजन की, भोजन के कण और थूक की, भोजन के कण थूक और मुखअम्ल की, भोजन के कण थूक मुखअम्ल और बैक्टीरिया, चारों है ना। अब बताओ मुख की अगर हम बात करें तो मुख अम्लीय की क्षारीय? अम्लीय। सड़न इसमें कब होता है? जब pH मान 5.5 से
कम की ज्यादा, पीएच मान 5.5 से कम होता है। दोस्त मेरे, आप बताइए हमको, दांत का बाहरी भाग क्या कहलाता है? दांत का जो बाहरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। अंदरूनी वाले भाग को क्या कहते हैं? बताओ, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। दांत के बाहर वाले भाग को सब जानता है, एनामेल कहते हैं। अंदरूनी वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। लिख लो, अंदरूनी वाले भाग को डेंटाइन कहते हैं। दांत के बाहरी वाले भाग को क्या कहते हैं? एनामेल। अंदरूनी वाले भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन। टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट होता है क्षारीय, तब ना आपके सड़न को खत्म कर देता है, क्योंकि आपका मुख होता है अम्लीय, अम्ल क्षार मिलकर लवण और जल बना देता है। दांत के बाहरी भाग को क्या कहते हैं? एनामेल। अंदरूनी वाले भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन। हो गया? अरे वाह! बाहरी भाग को क्या कहते हैं? एनामेल। अंदरूनी वाले भाग को क्या कहते हैं? डेंटाइन। और मुख कैसा होता है? अम्लीय। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि बताओ, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? पित्ताशय में ना। एक ऑप्शन है पित्ताशय में और दूसरा ऑप्शन है यकृत में। कहाँ होता है बता? पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में। आज बताओ तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? इसमें बच्चा बड़ा कंफ्यूज करता है। मूत्र का निर्माण यकृत में कि किडनी में? कितने लोग यकृत के फेवर में? रेज योर हैंड। कितने लोग किडनी के फेवर में हैं? आंसर इज किडनी। ध्यान रखना, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में, यकृत में नहीं। अब पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। पित्ताशय में जाकर वो क्या होता है? जमा होता है। अब पित्त रस वसा का पाइसीकरण करता है। क्या करता है? वसा का पाइसीकरण करता है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? किडनी में। रक्त को छानता कौन है? किडनी की फेफड़ा। रक्त को छानता है किडनी। अब फेफड़ा ऑक्सीजन देकर क्या करता है? शुद्ध करता है। और यह काम फेफड़ा का कौन भाग करता है? एल्वियोली। कौन करता है? एल्वियोली करता है। लिख लिया? आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। अगला, वह महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है के लिए सर्वोत्तम विकल्प कौन है? ये हम बताए थे टेस्ट में। बताओ। प्रशिक्षित नर्स की मदद लेना, बच्चे के निकास के लिए सर्जरी कराना, सुविधा संपन्न अस्पताल में जाना। सी फॉर कैट ना। आंसर हो जाएगा इसका सी फॉर कैट। पता चला पुष्पी पौधे के जनन अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? देखो हमारे पास क्या होता है, चला हम इसको अच्छे से समझाते हैं, बढ़िया समझो। एगो मेल हो गया, आई क्या हो गया? फीमेल। बताओ मेल और फीमेल। मेल के पास 44 प्लस XX की XY। फीमेल के पास 44 प्लस XX। बताओ इसको दो भाग में बांटोगे तो ये जब टूटेगा तो 22 प्लस X 22 प्लस Y। आई टूटेगा 22 प्लस X। सही टूटेगा 22 प्लस X ना। दोस्त मेरे, ये जो आपको दिख रहा है ये
ये युग्मक है। क्या है ये? युग्मक है। ई एकरा से अगर मिल जाएगा अब ये बना देगा युग्मनज। युग्मनज से बनेगा भ्रूण, अब भ्रूण से बनेगा नवोद्भेद। एक मिनट होल्ड डाउन। ये जो 22 प्लस एक्स क्या है? युग्मक है। ये भी युग्मक है, ये भी युग्मक है, ये भी युग्मक है। युग्मक जब मिल जाएगा क्या बनाएगा? युग्मनज। तो बताओ ऑर्डर क्या हो जाएगा? युग्मक, युग्मनज और भ्रूण ना। अब भ्रूण के बाद क्या बनाएगा? नवोद्भेद। अब आंसर बता दो क्या होगा? व्हाट इज आंसर? जल्दी। पिंकी जी, तब में हम लोग पढ़ते हैं कितने गुणसूत्र? 46 ना। बोलेंगे जल्दी। लेकिन कुछ जगहों पर 47 क्रोमोसोम भी पाया जाता। बताओ कहाँ? एगो डाउन सिंड्रोम नाम सुने हो? डाउन सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र के कारण होता है? 47। पटाउ सिंड्रोम का नाम सुने हो? उसमें भी 47। लिख लो। लिख लिया? आंसर बता दो क्या हो जाएगा? एक की भी किसी लिखना। लिख लिए? पिंकी अरे लिखे। युग्मक से क्या बनता है? युग्मनज। युग्मनज से क्या बनेगा? भ्रूण। भ्रूण से क्या बनेगा? नवोद्भेद। युग्मक और युग्मनज में बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है। तो लिखेगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। पिंकी दी, 47 होती है। लिखा? अरे बताओ तो ये जो ट्रांसजेंडर पैदा होता है उसके लिए कितना, कौन सा सिंड्रोम होता है? क्लेने-फिल्टर सिंड्रोम। हमरा की पता पर क्लेने-फिल्टर सिंड्रोम। इसमें 44 प्लस एक्स आएगा और क्या वाई। इसमें होता है वाई आ गया तो होता है फीमेल कैरेक्टर, लेकिन दिखता कैसा है? मेल के जैसा। इसी से पैदा होता है दोस्त मेरे कौन? ट्रांसजेंडर। क्लेने-फिल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम। इसमें कितना क्रोमोसोम होता है? 47। इसमें कई गो हो गया? 44 प्लस एक्स और क्या वाई। 44 2 46 एक 47 चक्रों में ना हो गया रे। 44 का 3 कितना हो गया? 47। और ये कितना होता है? ट्रांसजेंडर। यही 3 को है 47 क्रोमोसोम वाला। इसका आंसर बता। गर्भनिरोधक गोली में क्या क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौण मिश्रण। ये फीमेल हार्मोन है कि मेल हार्मोन है? अभी चला जब देखोगे रेलवे के एग्जाम में सबसे ज्यादा गर्भनिरोधक, गर्भ से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है सबसे ज्यादा, मतलब 60% के आसपास सवाल उसी से है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मेल हार्मोन है कि फीमेल सेक्स हार्मोन है? फीमेल सेक्स हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन। तो कहेगा आपको गर्भनिरोधक, बताओ कहेगा सबसे बढ़िया विधि क्या है गर्भ से बचने के लिए? सबसे अच्छी विधि कौन? ऑपरेशन। सबसे खराब विधि क्या है? सबसे खराब विधि है गर्भनिरोधक गोलियां। गोली खाने से बहुत सारे हार्मोन
अनबैलेंस हो जाते हैं। तुरंत अपनाने वाली विधि भी कौन है? गोली। सबसे अच्छी विधि क्या है? ऑपरेशन। सबसे खराब विधि क्या है? गोली। क्योंकि इसमें हार्मोन्स क्या हो जाते हैं? अनबैलेंस हो जाते हैं, जिसके कारण हार्ट की समस्याएं होती है, अलग अलग समस्याएं होती है। अगला, निम्नलिखित चित्र मादा प्रजनन प्रणाली के खंडीय दृश्य को दिखा रहा है। ये मादा प्रजनन प्रणाली है। ए और बी द्वारा निम्नलिखित भागों का सही कार्य बताने वाले विकल्प का चयन कीजिए। बताइए कौन होगा? ए और ये बी। बी तो चला कंप्लीट है कि यहाँ पर भ्रूण का प्रत्यारोपण होगा। ये अंडाणु का निषेचन, यहाँ अंडाणु यही नहीं बनता है। यहाँ क्या बनता है? अंडा। यहाँ से स्पर्म हम लोग डालते हैं तो कहते हैं अंडाणु क्या होगा? आंसर बता। ए के पास क्या होता है? बी के पास। ए यहाँ है, ए यही ना है, अब बी यहाँ है, तो हमको लगता है ए अंडाणु। ए अंडाणु कभी हो सकता है? ए यहाँ अंडाणु, यहाँ ना अंडाणु। फिर कहता है अंडाणु का निषेचन ए के पास। ये भी नहीं होगा। ए के पास अंडाणु का निषेचन होता है, बी के पास होता है। अरे निषेचन क्या होता है? अंडाणु यहाँ बनता है। आंसर हमको लगता है सी हो जाएगा क्या? भ्रूण का प्रत्यारोपण ए के पास, अंडाणु का निषेचन कहाँ पर? बी के पास। आपको पूछेगा निषेचन कहाँ होता है? गर्भ में कि फैलोपियन ट्यूब में? यही चला, फैलोपियन ट्यूब है, यहीं पर निषेचन होता है। गर्भ में भ्रूण का क्या होता है? विकास होता है। गर्भ में भ्रूण का क्या होता है? विकास। डिजीज की अगर हम बात करें, बताओ HIV अभी चला, बहुत ज्यादा मरीज इसके पाए जाते हैं। HIV एड्स के संचरण को रोकने के लिए कई विधियां अपनाई जाती है। दिए गए कथनों में कौन सा गलत है? मच्छरदानी के उपयोग से HIV से बचा जाएगा। HIV मच्छर के द्वारा फैलता नहीं, यही तो गलत हो गया। मच्छरदानी का उपयोग HIV संक्रमित मच्छर के काटने को रोकना गलत है। दवाओं के दुरुपयोग के माध्यम से संचरण, विशेषकर सुइयों को साझा करना होगा। जिम्मेदारी पूर्ण यौन व्यवहार न अपनाना, कान छिदवाने, एक्यूपंक्चर आदि जो करता है वो एक वो यंत्र लेकर सब कुछ छिदले फिरता है, तो वहां पर चला मामला हो जाएगा गड़बड़। यदि आप छोटे से भीड़ भाड़ वाले कम हवादार घर में रह रहे हो तो आपको निम्नलिखित में कौन सा रोग होने की संभावना है? बहुत सारे बच्चा इसमें कैंसर मार देता है। आंसर क्या हो जाएगा? वायु वहित रोग। कैंसर होता है किस बैक्टीरिया? जीवाणु रोग है, जीवाणु जनित की विषाणु जनित? बताओ, विषाणु जनित रोगों का कोई इलाज नहीं है। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर? तो विषाणु जनित है। ये बताओ जीवाणु जनित है कि विषाणु जनित? जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों। कैंसर जो है जीवाणु जनित है। कौन जीवाणु से होता है? कार्सिनोजेनिक जीवाणु से होता है। कार्सिनोजेनिक जीवाणु से होता है कौन? कैंसर। हैजा जीवाणु जनित है कि विषाणु जनित? हैजा किससे होता है? अरे चुपता, एक में डाउट है। हैजा बताओ किससे होता है? अगर बाई गे माई, हैजा किससे होता है? कितना लोग जीवाणु के फेवर में है? कितना लोग विषाणु के फेवर में है? आई रे वाह, हैजा जीवाणु जनित रोग है। ये 71 बार पढ़ा होगा, 100 बार पढ़ा होगा। हैजा वायरस से होता है। पता नहीं, हाँ तुम्हीं लोग को पता होगा। वायु वहित रोग में लिखना एस्बेस्टोसिस। वायु वहित रोग में कौन अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा। एस्बेस्टस उद्योग में काम करने वाले लोगों को एस्बेस्टोसिस होता है, और ये सबसे ज्यादा सीमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों को होता है। हो गया? वाह, हैजा किससे होता है? जीवाणु से। विब्रियो कोलेरी सुना है कि नहीं? बैक्टीरिया। तो
वायु वहित रोग में क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा, एस्बेस्टोसिस, सीमेंट उद्योग में काम करने वाले लोगों को वायु वहित रोग होता है। अब बताओ पेट्रोल से क्या होता है? पेट्रोल के जलने से कैंसर होता है कि वायु वहित रोग की एड्स की हैजा? हाँ, किसके कारण? पेट्रोल में सीसा होने के कारण क्या होता है? अरे कैंसर। पेट्रोल में सीसा होने के कारण क्या होता है? कैंसर। आर्सेनिक से क्या होता है? आर्सेनिक से दोस्त मेरे ब्रेन ट्यूमर भी होता है। अब ब्रेन ट्यूमर नहीं रहे तो क्या मरना है? कैंसर भी होता है। और ये कहां पाया जाता है? पानी में। इसीलिए किसी किसी खास जगहों पर देखना अधिकतर लोग कैंसर से मरते हैं, क्योंकि वहां नीचे पानी में क्या होता है? आर्सेनिक। पीते हैं, उनको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं चलता है। अगला बता, कौन सा विषाणु रोग नहीं है? ये तो बता दे, अभी तुरंत बता दिया। बता। डेंगू, एड्स, इन्फ्लुएंजा, टाइफाइड मार दे, विषाणु जनित है। अच्छा बताओ, विषाणु जनित रोगों का इलाज संभव है? उसकी गोलियां आती है, सिर्फ टीके आते हैं। क्यों? क्योंकि उसका रासायनिक गुण हमेशा बदलते रहता है। ये एंटीबायोटिक आता है, वायरल नहीं आता है। लिखेगा, विषाणु जनित रोगों का इलाज संभव नहीं है, केवल टीका ही संभव है। विषाणु जनित रोगों का इलाज संभव नहीं है, केवल टीका संभव है। केवल टीका संभव है, क्योंकि विषाणु पल पल अपनी रासायनिक गतिविधियों को बदलता है। पल पल अपनी रासायनिक गतिविधियों को बदल लेता है, जिसे म्यूटेशन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। बताओ, एक क्वेश्चन हमेशा आता है, एनसीईआरटी में भी है, क्रिस्टल के रूप में कौन रहता है? बताएं हम बहुत बार, जीवाणु रहता है कि विषाणु रहता है? अरे क्रिस्टल के रूप में कौन रहता है? जीवाणु की विषाणु? जीवाणु की विषाणु? क्रिस्टल के रूप में रहता है कौन? विषाणु। क्योंकि अति निम्न ताप पर भी मरता नहीं है। क्रिस्टल के रूप में कौन रहता है? विषाणु। क्योंकि अति निम्न ताप पर भी मरता नहीं है। बताओ, डेंगू में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ब्लड का कौन सा भाग प्रभावित होता है? प्लेटलेट ना। अब प्लेटलेट का काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना। भैया ये कम हो जाएगा ना, तो जरा सा भी रक्त कहीं बह जाएगा तो बह जाएगा। इन्फ्लुएंजा, एड्स में क्या कौन सा प्रभावित होता है? इम्यूनिटी। जिसको एड्स होगा उसको धाए धाए सर्दी खांसी बुखार लगेगा। तो समझ लो अगर मामला जो है गड़बड़ा रहा है। आप लोग में किसी को नहीं ना है? होगा भी तो पता नहीं चलेगा। आगे बढ़ने होना आप लोग को नहीं होगा, लेकिन इसके सबसे ज्यादा फैल रहा है ट्रक ड्राइवर्स वगैरह, प्रोस्टिट्यूट वगैरह से सबसे ज्यादा तेजी से फैल रहा है। बाकी नॉर्मल ऐसा नहीं है कि सबको हो रहा है। जो लोग बाहर वगैरह जाते हैं तो प्रोस्टिट्यूट वगैरह के पास जाने से ये ज्यादा से ज्यादा फैल रहा है। और ऐसा नहीं जाना धुन फैल रहा है, लेकिन अब सबसे ज्यादा हमको लगता है टॉप 3 स्टेट में बिहार है, क्योंकि यहाँ लोग मजदूरी करने बाहर जाते हैं तो वो सारी समस्याएं हो रही है। जीका वायरस कहाँ से मनुष्य में संचालित होता है? कहाँ से? मच्छर से। इसमें क्या होता है? बुखार लगता है। जीका वायरस अगर काट लेगा, जीका वायरस से क्या लगता है दोस्त मेरे? बुखार होता है। और ये कहाँ से फैलता है? मच्छर से।
कहाँ से फैलता है? मच्छर से। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया क्या है? अभी यहाँ तो हीमोफीलिया नहीं ना है। हम 2010 में हीमोफीलिया इराडिकेशन प्रोग्राम चलाए थे अपने कॉलेज के आसपास। उड़ीसा में जब आप जाइएगा ना, तो उड़ीसा में दूल्हा दुल्हन दोनों को हीमोफीलिया रहता है। हाथी पांव रोग जकरा कहते हैं। इतना मोटा मोटा पैर, बुखार लगना, फलना होना, चिल्ला होना आम बात है। और कहीं से कोई दिक्कत, अब यहाँ किसी का पैर इतना मोटा हो जाए, घाव हो जाए, और वहाँ लोगों के लिए लगता था कि हमको लगता था, देखते थे कि एकदम नॉर्मल है, क्योंकि भैया एक रो है और वो करो है। हम वहाँ रूम लेकर रहते थे। अब मच्छर के काटने से होता है। तुम समझ लो किस स्थिति में जी रहे हो। हमको लगा कि वो लोग क्या करता था ना, कहीं रोड पे सूत गया, कहीं मच्छरवा पे सूत गया। अब एगो मच्छर जिसको है उसको काटा, और फिर उसको काट के फिर उसको काटा जिसको नहीं है। अब मच्छर इसका वाहक है, मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा। तुम समझो हम 4 साल जो रहे, जस्ट कॉलेज था इसके जस्ट बाहर में रूम लेकर रहते। उल्टी उल्टी लग रहा है। जाओ जाओ देखना कुछ है ना। अब मामला क्या था? मामला क्या था चला कि वहाँ हम गए वो शादी में, तो वहाँ दूल्हों को था और दुल्हनों को था। तो हम फिर वहाँ मच्छरदानी सबको दे दे के बहुत एक फायरिया इराडिकेशन प्रोग्राम चलाए थे। सब कॉलेज में चंदा किए थे, 80 को मच्छरदानी बांटे थे। हम अपना चला मच्छरदानी से, चाहे कितनो गर्मी रहे, 24/7 में मेरे बेड पर मच्छरदानी बन रहता था। खाना भी उसी के अंदर खाते थे, क्योंकि और कहीं जा नहीं सकते थे, क्योंकि कहीं भी जाएंगे तो उड़ीसा में वहाँ पर फैलेरिया बहुत ज्यादा फैला हुआ था। नाम कैंसिल कर नहीं सकते थे, पैसा लगा हुआ था, और हाथी पांव हो जाता था तो बहुत बड़ा बवंडर हो जाता। हम चला 24/7 मच्छरदानी के अंदर को छोटका पंखा रख लेते, छोटका पंखा मच्छरदानी के अंदर घुसा लेते थे, उसी में सोना उठना, बाकी सब तो बाहर होता था। अब देखा था हीमोफीलिया इसलिए चला, बहुत भयानक बीमारी है ये, मच्छरों के काटने से होता। कौन मच्छर? नाम सुना है? बहुत सारे मच्छर के काटने से होता। कहता है हीमोफीलिया क्या है? यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जिन की अनुपस्थिति के कारण होता है। आंसर बता क्या होगा? एक बी किसी। बड़े आंसर। अगला देखो, यह एक ऐसा रोग है जिसमें अतिरिक्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है, जुलम में हो जाएगा। यह एक ऐसा रोग है जिसमें सफेद रक्त कोशिकाएं कैंसर बन जाती है, ये भी नहीं है। यह एक रोग है जो विटामिन के की कमी के कारण होता है, ये भी नहीं। आंसर हो जाएगा ए। देख लो ये क्या होता है? रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जिन अनुपस्थित हो जाते हैं, मतलब रक्त का थक्का बनता नहीं है, तो उससे पीड़ित लोगों को विटामिन के की टैबलेट दिए जाते हैं, जिससे उसका प्लेटलेट लेवल बढ़ सके। विटामिन के भी रक्त का थक्का बनाता है, तो विटामिन के अगर मिल जाएगा तो रक्त का थक्का बनेगा, ना तो धीरे धीरे वो एब्सेंट हो जाता है। बहुत लोग ऑपरेशन करवाते हैं, फिर फूल जाता है। मतलब नर्क वाला जिंदगी है वो। और ये इसका वाहक कौन है? मच्छर। कौन है? बिहार में ये फैला हुआ नहीं है। और इस रोग का दूसरा नाम क्या है? हाथी पांव रोग। कौन रोग है? मिलावटी सर। हाँ ना ये कौन बोल दिया? जेनेटिक नहीं है। हीमोफीलिया जो है दोस्तों, तब तो जुनून हो जाएगा। बच के क्या करोगे? अगर जेनेटिक हो जाएगा तो दोस्त मेरे कुछ अंश, लेकिन प्रभाव देखो, बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कैंसर को जेनेटिक नहीं मानते, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि पिता में अगर होता है तो बेटा में हो जाता है। तो कुछ अंश तक जो है, क्योंकि क्रोमोसोम को अभी भी लोग समझ नहीं पाए, वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए, कुछ अंश तक जो है ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसलिए कैंसर को भी हम लोग जेनेटिक में रखे हैं क्या? कैंसर को जेनेटिक, लेकिन होता है कि नहीं? बाप को होता है, बेटा को हो जाता है। तो कहते हैं दोस्त मेरे, मिलावटी सरसों के तेल, बीजेपी के समय हुआ था, चला जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे उस टाइम में सरसों का तेल में क्या हुआ था, लोग जो भी खा रहे थे उनको बुखार उखार आ रहा था भयानक। उसमें हो क्या रहा था? अच्छा चला, अभी जो हम लोग सरसों का तेल खा रहे हैं, क्या वो सरसों का तेल है? हमारा वो पाम ऑयल है। क्या है वो? पाम। आप कहेगा पाम ऑयल क्या होता है? चला, वो पाम ऑयल होता है खजूर का ही एगो अलग प्रजाति है, उसी से तेल बनता है जो हम लोग खा रहे हैं। हम लोग क्या सोचते हैं? सरसों का तेल। इस बीच में थोड़ा दिन पहले देखना, मोदी जी के टाइम में सरसों के तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गया था।
पाम ऑयल का इंपोर्ट पे थोड़ा गड़बड़ी कर दिए थे, जहां जिसके कारण जो है रेट बहुत ज्यादा 220 टका या 250 रुपए की लीटर हो गया था। पाम ऑयल को ही हम लोग अभी सरसों के तेल के जैसा खाते हैं और खिलाओ कार्सिनोजेनिक भी है, लेकिन हम लोग खाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा कार्सिनोजेनिक नहीं है। अगर हो सके तो शुद्ध सरसों का तेल ही खाना चाहिए अपने से पेरा के, लेकिन किसको अब तो गांव घर में लोग सरसों उगाना छोड़ दिया, थोड़ा बहुत उगाता है। तो सरसों का तेल अगर आप खाते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। हम लोग जो अभी खा रहे हैं धारा पूर्णतया शुद्ध सरसों का तेल, वो हम लोग एक्चुअल में क्या खाते हैं, पाम ऑयल। और देखना उस पर लिखा रहता है मस्टर्ड गैस ऑयल, मस्टर्ड ऑयल लिखा रहता है। मस्टर्ड गैस सल्फर का यौगिक हुआ करता था जो प्रथम विश्व युद्ध के समय यूज हुआ था और जिससे फफोला उत्पन्न होता था, थोड़ा फुंसी हो जाता था। और ये मस्टर्ड ऑयल है। तो जब भी चला कोशिश करना, जब तुम्हारे पास पैसा आएगा तो सरसों का तेल पेरा के खाने के लिए, लेकिन हम लोग अभी क्या खा रहे हैं, पाम ऑयल। तो कहता है मिलावटी सरसों के तेल में पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक ड्रॉप्सी में क्या होता था, सूजन आ जाता था, ड्रॉप्सी नामक बीमारी फैल गई थी, बुखार आ जाता था। ड्रॉप्सी का कारण निम्न में से कौन सा नहीं है, हो सकता है जैसा कि भारत में हुआ था। और ये आंसर हो जाएगा अर्जिनोन हम लोग खाते हैं, चलो उसके मिलाने से ही नहीं होता है। बाकी सरसों के तेल में साइनाइड का, धान की भूसी का तेल का मिलना, उजला रंग करने वाला मिलावट, ये सब मिला दोगे तो ड्रॉप्सी नामक सिंड्रोम हो जाता है और इससे सूजन या क्या होता है, बुखार होता है। सूजन या क्या होता है, बुखार होता है। खत्म हो गया। आज बताओ चला आम में कौन सा विटामिन, हाँ ए की बी, अब पके आम में कच्चा आम में का, पक्का आम में, अब बताओ कच्चा आम में कौन, ए की बी की सी या पके आम में ए, ध्यान रखना कच्चा आम में क्या सी या पके आम में क्या ए। विटामिन ए का सबसे बढ़िया स्रोत कौन है, पपीता, कौन, गाजर, पपीता, ये सब सबसे अच्छे स्रोत में से आता है। हो गया, अरे बोल, साइनाइड जो है, साइनाइड जहर है, जहरीला पदार्थ है। ये जो चला वो क्या कहते हैं उसको, आतंकवादी सब साइनाइड चाट के चला मर जाता है। हम लोग कहते हैं हीरा चाट के मर गया। साइनाइड मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसी से ना भोपाल गैस कांड हो गया था 3 दिसंबर 1984 को। कंपनी का नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड। साइनाइड एक जहरीला पदार्थ। दैट्स द एंडिंग ऑफ योर क्लास। 10 दिन 11 कक्षा आपकी समाप्त हुई। और दोस्त मेरे, हम सबको बार बार कहते हैं, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आप फिजिक्स पे को 60% फोकस कीजिए और केमिस्ट्री को लगभग 60 नहीं तो कम से कम इसको 50 तो कर ही लीजिए। 50, 35, आप बायो को कितना परसेंट, 15%। ये आपका रेलवे का सिलेबस है, प्रीवियस ईयर पलट के देखिएगा। उसी हिसाब से मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री को। और दोस्त मेरे, हम आपको बता दें, अगर आप कहिएगा सर अब कल से तो बंद हो जाएगा, कल से बंद जरूर होगा, लेकिन इसका दूसरा फेज भी आएगा। अगर आप लोग चाहते हैं दूसरा फेज आए इसका, पहले तो हमको ये बताइए आपको क्लास कैसा लग रहा है। पक्का कुछ सुधार हो रहा है। ऑनलाइन वालों, अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो एक बार 8 टाइप कर दीजिए, और अगर क्लास खराब लगा तो दिल करता है 6 टाइप कर दीजिए। बिल्कुल फ्री क्लास थी दोस्त मेरे, और उम्मीद करेंगे कि बहुत सारा चीज आप सीखे होंगे। और आगे भी अब हम आगे जो ला रहे हैं फेज, उसमें भी कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर करेंगे। इस बार जो आपने सीखा, हीट के बहुत सारे सवाल आपने सीखे, वर्क पावर एनर्जी का बहुत सारा सवाल आपने सीखा, केमिस्ट्री में रिएक्शन बहुत सारे आपने देखे, एकल उत्पाद, एक उत्पाद का टूटना वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हमने कोशिश की है पढ़ाने की। और दोस्त मेरे, इसका अगला फेज भी आएगा, उस पर काम चल रहा है। अगला फेज भी बहुत जल्द आपकी सेवा में उपस्थित होगा। अगर आपका डिमांड रहा तो फिर तीसरा फेज भी आएगा।
ठीक है, और इसका कम से कम 2-3 फेज तो आएगा ही आएगा। और जो लोग चाहते हैं कि नहीं सर हम डेली क्लास करना चाहते हैं, दोस्त मेरे डेली रात में 9:30 बजे रात में PM में बिल्कुल फ्री क्लास चलता है, फुल सेट का 9:30 बजे हम आते हैं, 75 क्वेश्चन और कभी कभी तो 100 क्वेश्चन का 2 से 2.5 घंटा आप डेली रात में हमको 9:30 से 11:30 तक दीजिए। आप जहां दिल करता है वहां पढ़िए, लेकिन 2 घंटा अगर आप डेली रेलवे के लिए हमको दे देते हैं एकदम रूटीनबद्ध तरीके से, आप विश्वास कीजिए हम आपका काम 100% कर देंगे। हमारे पेड कोर्सेस में मत जुड़िए, 1 भी टका अगर निकालते भी हैं तो उस वीडियो को स्किप कीजिए, लेकिन जितना फ्री क्लासेस है आप उसको कोशिश कीजिए दोस्त मेरे कर लेने का। आप विश्वास कीजिए उससे आपका मेरिट 100% बन जाएगा। कोई भी पेड क्लास अगर लगे लाएंगे हम अच्छी चीजों को डिसाइड करके लाते हैं ताकि बच्चे हमसे जुड़ सके, जिससे बच्चों को फायदा हो। आपको नहीं दिल करे आप मत जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्री क्लासेस जो आते हैं यूट्यूब के ऊपर उसको जरूर कीजिए। संडे टू संडे डेली 9:30 बजे रात में ही आता है, तो जो लोग नहीं जानते हैं उसको फॉलो कीजिए। अब दूसरा, हमारे यहाँ ऑफलाइन में अगर आप आते हैं तो ये वाली रूटीन हम सबको कहते हैं बच्चे फॉलो करो। जो लोग नहीं कर रहे हैं जरूर कीजिए। मैथ, करंट अफेयर्स, ये शनिवार रेलवे के लिए ये दोनों शेड्यूल है। सुबह 8 बजे से मैथ चलता है, बिल्कुल फ्री होगा सैटरडे को, और सैटरडे को ही 11 बजे से करंट अफेयर्स है। जो बच्चे करंट अफेयर्स को रेगुलर फॉलो करेंगे, आप विश्वास कीजिए अलग से उसको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, 2 घंटा लेकिन हर शनिवार को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप जनरल अवेयरनेस कर सकते हैं कुणाल सर का संडे को 9 से 11, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग गौरव सर का आप कर सकते हैं संडे को 4 से 6 में। ये 3 को मैथ, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, ये तीनों क्लास इसी टाइम पे यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है। ऑफलाइन में अगर आप आ सकते हैं तो ऑफलाइन में आइए, लेकिन कोशिश कीजिए दोस्त मेरे पढ़ने का। समय आपका भी बीत जाएगा, 6 एग्जाम हो जाना। कोशिश कीजिए कि इस महीने को, इस 6 महीने को अच्छे से गुजारें, ताकि अगला जो पूरा जीवन है वो आपका अच्छे से गुजरे। कहते हैं जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा तो पाएगा। तो सैटरडे संडे अगर आप हमारे साथ गुजारते हैं इस शेड्यूल में, आप विश्वास कीजिए कल सुबह 8 बजे रोशन सर की क्लास लगेगी, 11 बजे चंद्रा सर की क्लास लगेगी, कुणाल सर की क्लास लगेगी परसों 9 बजे सुबह में, और गौरव सर की क्लास लगेगी 4 से 6 में परसों संडे को। उम्मीद करेंगे दोस्तों डेली 9:30 बजे फिक्स क्लास है। अगर आप कर पाते हैं तो जरूर कीजिए। ग्रुप डी का टेस्ट शनिवार को एक दिन होता है शाम में 6:30 बजे, और NTPC का टेस्ट रविवार को एक दिन शाम में 6:30 बजे, जिसका रूटीन आपको मिल जाएगा। और दोस्त मेरे कहते हैं दिन भर चाहे जहाँ रहिए हमारे पिया, रात के 9:30 बजे आ जाइए हमारे पिया हमारे यूट्यूब चैनल। अगर अच्छी सेशन बढ़िया था, पक्का अगला सेशन लाया जाना। थैंक यू। मैथ वाले गुरु जी का सेशन कैसा लगा? और रीजनिंग वाले गुरु जी का जबरदस्त, पक्का। थैंक यू वेरी मच। टाटा, बाय बाय। धन्यवाद सर को, और आप लोग को भी धन्यवाद कि अंतिम तक बने हुए। देखिए देखो, एक चीज हम पहले बता देते हैं, आज लास्ट की क्लास है, लेकिन कुछ भी करो अपनी जिंदगी में, जो इच्छा करे वो करो, लेकिन कंटिन्यूटी बनाए रखो। जैसे बिजनेस ही करना है, मान के चलो कि भविष्य में हो सकता है किसी को बिजनेस ही करना हो, तो बिजनेस करने का मतलब है कि अगर दुकान हम खोल करके बैठ गए हैं, तो दुकान भी ऐसा नहीं खोलना कि 2 दिन खोलना है, 1 दिन बंद रखना है, 4 दिन खोलना है, 3 दिन बंद रखना है। उसको लगातार खोले रखो साल भर, चाहे पैसा आए चाहे नहीं आए, धैर्य बनाए रखो, 100% रिजल्ट मिलेगा उसका। ठीक है, तो ये जिंदगी का बहुत बड़ा मूल मंत्र है कि किसी भी चीज को अगर आप लगातार करते रहते हैं तो उससे बहुत ज्यादा सीखने का मौका मिलता है और बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, क्योंकि आज लास्ट क्लास है और खत्म भी करना है, और टाइम का नहीं क्या, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया था।